नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के चौथे चरण का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र UNEPWCMC और IUCN ने प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहली खबर का। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद में कहा है कि सभी निजी संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। इस निर्णय ने कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी 1978 और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य वाद 1983 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। इन दोनों मामलों में यह निर्णय दिया गया था कि निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। पहला है अनुच्छेद 39B का दायरा। अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन का दायरा इस पर अवश्य निर्भर करेगा कि संसाधन की प्रकृति क्या है और उस संसाधन की उपलब्धता या कमी कैसी है। सार्वजनिक न्याय सिद्धांत यानी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को भी यहाँ लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संसाधनों तक सभी की समान पहुंच हो और इनका उपयोग लोक हित में किया जाए। अगला है केशवानंद भारती फैसले 1973 को बरकरार रखा गया। अनुच्छेद 31C के तहत अधिनियमित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई। और तीसरा है आर्थिक नीतियों के लिए दृष्टिकोण। निर्णय में इस बात पर बल दिया गया है कि सरकारों को एक निश्चित आर्थिक सिद्धांत थोपने की बजाय बदलती जरूरतों के अनुसार आर्थिक नीतियों को अपनाना चाहिए। ऐसे में खबर को बेहतर समझने के लिए अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 31C को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 39B राज्य की नीति के निदेशक तत्वों भाग 4 का हिस्सा है। इसके अनुसार राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित की सर्वोत्तम रूप से पूर्ति हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों में वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या समुदाय के लिए धन का सृजन करने हेतु सार्वजनिक या निजी संसाधन शामिल हो सकते हैं। निजी संसाधनों को राष्ट्रीयकरण व अधिग्रहण और कानून प्रवर्तन एवं राज्य द्वारा खरीद तथा स्वामी द्वारा दान जैसे तरीकों से समुदाय के भौतिक संसाधनों में बदला जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 31C की बात करें तो इसे 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 39B और C को प्रभावी बनाने के लिए निर्मित कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से संरक्षण प्रदान करता है। बढ़ते अगले मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 मदरसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2024 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे संविधान के मूल ढांचे के तहत पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A का उल्लंघन करने के आधार पर रद्द कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट का यह भी मानना था कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अधिनियम 1956 की धारा 22 के अधिकारातीत यानी अल्ट्रा वायर्स भी था। आपको बता दें, धारा 22 में यह प्रावधान किया गया है कि UGC अधिनियम के तहत परिभाषित संस्थानों के अलावा किसी अन्य संस्थान द्वारा कोई डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है। चलिए अब इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।
इनमें से पहला है, हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कानून संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है तो भी उसे रद्द किया जा सकता है। दूसरा है, मदरसा अधिनियम का औचित्य। बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के साथ साथ राज्यों को यह दायित्व दिया गया है कि वे छात्रों में क्षमता का वह स्तर हासिल करने में मदद करें जिसके माध्यम से वे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। इसकी विधायी क्षमता की बात करें तो मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। साथ ही समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 से भी इसका पता लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रविष्टि 25 में उल्लेखित शिक्षा के तहत तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शामिल है। आखिरी है, आंशिक रूप से असंवैधानिक। फाजिल यानी स्नातकोत्तर डिग्री तथा कामिल यानी स्नातक डिग्री जैसे उच्चतर शिक्षा डिग्री को विनियमित करने वाले प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया है क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ विरोधाभासी हैं। अंत में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के विनियमन के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें पहला है, अनुच्छेद 29 और 30। ये अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 30(1) धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। संस्थागत विनियमन की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग NCMEI संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। इसे NCMEI अधिनियम 2004 द्वारा एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। यह न्यायिक, सलाहकारी और सिफारिशी भूमिकाएं निभाता है। अपने कार्यों का संपादन करने के लिए इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs के एकीकरण के चौथे चरण का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्तावित विलय से भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs की संख्या 43 से घटकर 28 रह गई। इस एकीकरण का मुख्य उद्देश्य इनके कामकाज को और अधिक दक्ष बनाना है। एकीकरण की ये योजना भी एक राज्य एक RRB के विजन से प्रेरित है। चलिए इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 2001 में गठित डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से RRBs का एकीकरण किया गया है। एकीकरण की प्रक्रिया 2004 से 2005 में शुरू हुई थी। 3 चरणों के एकीकरण के बाद RRBs की संख्या 196 से घटकर 2020-21 तक 43 रह गई थी। वहीं एकीकरण के महत्व की बात करें तो इससे RRBs के संचालन में होने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा, आधुनिक प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाया जा सकेगा, पूंजी आधार और परिचालन क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही ऋण वितरण को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs के बारे में समझते हैं। 1975 के नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिशों पर 1975 में RRBs की स्थापना की गई थी। शुरुआत में इनकी स्थापना एक अध्यादेश जारी करके की गई थी। बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पारित किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, लघु उद्यमियों आदि को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना था। RRBs में शेयरधारिता की बात करें तो इनकी 50% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास, 15% राज्य सरकार के पास और शेष 35% प्रायोजक बैंकों के पास होती है। RRBs अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। इनका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किया जाता है और इनकी स्थापना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी इनकी शाखाएं स्थापित की जा सकती हैं। इसी के साथ खबर के आखिर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए की गई अन्य पहलों को समझते हैं। पहला है RRBs का पुनर्पूंजीकरण। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान RRBs में 10,890 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया था। अगला है सतत व्यवहार्यता योजना। इसमें ऋण वितरण क्षेत्र का विस्तार करना, व्यवसाय में विविधता लाना, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPAs में कमी करना, व्यवसाय संचालन लागत कम करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार करना आदि शामिल है।
तीसरी पहल है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता लाना और पूंजी संरचना को मजबूत करना है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र UNEP, WCMC और IUCN ने प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी की। यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF के लक्ष्य 3 के संदर्भ में प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज PCAs की वैश्विक स्थिति का आकलन करने वाली पहली रिपोर्ट है। आपको बता दें, लक्ष्य 3 का उद्देश्य PCAs के वैश्विक नेटवर्क को 30% कवरेज तक इस तरह से विस्तारित करना है जो न्याय संगत हो तथा देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करता हो। प्रोटेक्टेड एरियाज भौगोलिक रूप से परिभाषित वह क्षेत्र है जिसे विशिष्ट संरक्षण यानी कंजर्वेशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित और प्रबंधित किया जाता है। वहीं कंजर्व क्षेत्र प्रोटेक्टेड क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र होते हैं। इन्हें जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाओं और स्थानीय मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रबंधित किया जाता है। चलिए अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। PCAs का वैश्विक कवरेज स्थलीय और अंतर्देशीय जल के 17.6% तथा समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों के 8.4% तक पहुंच गया है। प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से 2/3 से अधिक अब आंशिक रूप से या पूरी तरह से PCAs द्वारा कवर किए गए हैं। हालांकि 32% हिस्से को अभी भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। इसके अलावा केवल 8.5% भूमि प्रोटेक्टेड और कनेक्टेड है। साथ ही प्रबंधन की प्रभावशीलता पर डेटा सीमित है। केवल 4% प्रोटेक्टेड क्षेत्र देशज लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित है। अब आगे की राह समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है देशज और पारंपरिक क्षेत्रों को मान्यता एवं समर्थन। ये क्षेत्र वैश्विक भूमि के 13.6% हिस्से को कवर करते हैं और इन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है PCAs के विस्तार के लिए विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण प्रदान करना। KMGBF के तहत देश 2030 तक जैव विविधता में सभी स्रोतों से निवेश को कम से कम $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज को बढ़ावा देने वाली पहले भी जान लेते हैं। इनमें से पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आने वाले 5 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र। ये हैं अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व और टाइगर रिजर्व। दूसरा है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन यानी BBNJ समझौता। ये समुद्री जीवन की रक्षा पर केंद्रित है। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है। तीसरा है क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज CAPA पहल। इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन को मजबूत करने तथा प्रोटेक्टेड क्षेत्रों और उसके आसपास की जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करना है। रुख करते हैं अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की वार्षिक सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 7वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ISA की 7वीं सभा के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। भारत को 2024 से 2026 तक के लिए ISA का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। वहीं फ्रांस को इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज का 3रा संस्करण जारी किया गया। इसमें 4 रिपोर्ट्स शामिल हैं। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हुए जारी की गई 4 रिपोर्ट्स के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला है वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट 2024। वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता वर्ष 2000 के 1.22 गीगावाट से बढ़कर 2023 में लगभग 1419 गीगावाट हो गई थी। साथ ही सोलर विनिर्माण के 2024 तक 1100 गीगावाट से अधिक हो जाने का अनुमान है। ये मांग की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक है। साथ ही सोलर पैनलों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वहीं सोलर जॉब्स की बात करें तो दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 16.2 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इसमें अकेले सौर ऊर्जा क्षेत्र में 7.1 मिलियन नौकरियां पैदा हुई हैं। ये 2022 की तुलना में 44% अधिक है। अगला मुख्य बिंदु है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक निवेश 2018 के $2.4 ट्रिलियन से बढ़कर 2024 में $3.1 ट्रिलियन हो गया।
साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में कुल निवेश का 59% सौर ऊर्जा क्षेत्र में ही निवेश हुआ है। तीसरा मुख्य बिंदु है विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2024। मल्टी जंक्शन पेरोव्स्काइट सेल्स अधिक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं और सौर ऊर्जा क्षेत्र की लागत में भी कमी आई है। यूटिलिटी स्केल पर सोलर फोटोवोल्टिक पीवी की लागत में 2010 के बाद से 90% की गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट का आखिरी मुख्य बिंदु है अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मूल्यांकन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में स्टील और उर्वरक उत्पादन जैसे जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने की ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता को रेखांकित किया गया है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। ये संगठन कार्बन न्यूट्रल भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय भारत में है। इसके गठन की घोषणा 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP21 में की गई थी। इसमें 103 सदस्य देश शामिल हैं। साथ ही इसमें 17 हस्ताक्षरकर्ता देश भी शामिल हैं। ISA सभा इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। ये सभा ISA के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेती है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है इंडियाज ग्रीन लीप फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी। रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि भारत जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर असंधारणीय निर्भरता से हटकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए रिमूव, टारगेट एंड शिफ्ट दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण ने तेल और गैस क्षेत्र में सब्सिडी को 85% तक कम करने में मदद की है। आपको बता दें, सब्सिडी 2013 में $25 बिलियन थी, जिसे चरणबद्ध रूप से घटाकर 2023 तक $3.5 बिलियन तक ला दिया गया है। इस दृष्टिकोण ने अक्षय ऊर्जा पहलों, महत्वपूर्ण विद्युत अवसंरचना आदि के लिए सरकारी सहायता हेतु राजकोषीय समर्थन बनाने में मदद की है। चलिए अब जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन को सुगम बनाने वाली पहले जानते हैं। पहली है जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में कमी। 2010 से 2014 तक भारत ने धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी को समाप्त कर दिया है। दूसरी है कराधान की भूमिका। 2010 से 2017 तक सरकार ने कोयला उत्पादन और आयात पर उपकर लागू किया था। इस उपकर से प्राप्त राशि का लगभग 30% राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष को आवंटित किया गया है। साथ ही 2014 से 2017 तक पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर कर राजस्व में वृद्धि की गई। इसके अलावा इससे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना जैसी पहलों के वित्त पोषण में मदद मिली। प्रमुख सरकारी योजना और कार्यक्रमों में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PM कुसुम योजना आदि शामिल हैं। अंत में एशियाई विकास बैंक ADB के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य विकासशील देशों में उन परियोजनाओं का समर्थन करना है जो आर्थिक एवं विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। इसमें भारत सहित कुल 69 सदस्य देश शामिल हैं। इसके सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में। आपको बता दें, संसद सदस्यों ने चित्तरंजन दास जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देशबंधु चित्तरंजन दास जी का जन्म वर्तमान कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की थी और लंदन से लॉ की डिग्री प्राप्त की। उनके प्रमुख योगदानों को देखें तो उन्होंने 1909 में अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया था। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के भीतर स्वराज दल की स्थापना की। वे कलकत्ता नगर निगम 1924 के पहले निर्वाचित मेयर भी थे और उन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 की थी। उनकी साहित्यिक कृतियों की बात करें तो उन्होंने समाचार पत्र फॉरवर्ड का प्रकाशन किया था, जिसका बाद में नाम बदलकर लिबर्टी कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस इसके संपादक थे। भारतीयों के लिए भारत, अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। हम देशबंधु चित्तरंजन दास जी से नेतृत्व, साहस जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं।
बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय नौसेना ने उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरैक्शन मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन महासागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया। हाल ही में सी फोम कॉन्सेप्ट को खबरों में व्यापक रूप से देखा गया है। ये काल्पनिक पदार्थों, हवा और लहरों के कारण बनती है। इससे समुद्र तट पर बुलबुले बनते हैं। ये मिसाइल्स से निर्मित होती हैं जो हवा के चारों ओर सरफेक्टेंट्स से बने छोटे गोले होते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट लोवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में उद्गार की घटना दर्ज की गई। ये इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। ये ज्वालामुखी जुड़वां ज्वालामुखी प्रणाली का हिस्सा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने ट्यूलिप पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम ब्रांड का उद्घाटन किया। यह शिल्प और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट प्रोटीन IL-35 की खोज की है जो टाइप A और ऑटो इम्यून मधुमेह से बचाता है। टाइप 1 मधुमेह में शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, जबकि टाइप 2 मधुमेह में शरीर इंसुलिन का उत्पादन तो करता है लेकिन ये इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN इस वर्ष अपनी लाल सूची की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये सूची 1964 में निर्मित की गई थी। ये जानवरों, कवक और पादपों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति पर दुनिया का सबसे व्यापक एवं महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। भारत और कजाकिस्तान ने भारत में टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी IREUK टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान ने लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों का लकड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।